अस्सलाम वालेकुम, शरीफा यास्मीन आपके साथ। और जिस सेगमेंट में आप पर हमारा साथ है वो है doctor.com, जिसमें डॉक्टर हिना मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डिफरेंट वीलॉग्स हम आपके लिए बना रहे हैं, खासतौर पर ख़वातीन के लिए, ताकि वो जिन मुश्किलात से गुजर रही होती हैं और कहते हैं ना कि उनके अंदर चेंजेस बहुत सारी आ रही होती हैं, डिफरेंट एज ग्रुप में आ रही होती हैं, और वैसे भी हम कहते हैं कि बहुत सारी ऐसे गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जिनको वो डिस्कस नहीं कर पा रही होती हैं, अपने तौर पे जो है वो चीज़ों को देख रही होती हैं। तो आपको एक गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। बिल्कुल हम बात करेंगे, आज का टॉपिक बताएंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। पेनलेस टीवी पे डॉक्टर हिना मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और आज का हमारा टॉपिक एक कहना चाहिए कि एक वर्ड है जो बहुत ज़्यादा मुझे सुनने को मिल रहा है, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था ये चीज़ क्या है। ज़रा सा मैं उसको सही तरीके से प्रोनाउंस करने की कोशिश करती हूँ। इस वर्ड को कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। अब ये क्या चीज़ है, हम जानते हैं डॉक्टर हिना से, भाई ये क्या चीज़ है। डॉक्टर हिना, पहले तो इसका नाम लेते हुए ही बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एंडोमेट्रियोसिस ये होता है कि जो ग्लैंड्स होते हैं यूट्रस में, यूट्रस की लाइनिंग में जो ग्लैंड्स होते हैं वो जाके इम्प्लांट हो जाते हैं यूट्रस से बाहर निकल के, जो कि पेल्विस में भी डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके इम्प्लांट हो सकते हैं, जैसे कि ट्यूब्स हैं जो यूट्रस के साथ अटैच होती हैं, या फिर ओवरीज हैं उसमें जाके इम्प्लांट हो सकते हैं। और इसके अलावा एक्स्ट्रा पेल्विक ऑर्गन्स में भी जाके इम्प्लांट हो सकते हैं, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी है या डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में जाके इम्प्लांट हो सकते हैं। जब हर महीने हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है तो जैसे यूट्रस से ब्लीडिंग होती है, तो जहाँ जहाँ ये ग्लैंड्स जाके इम्प्लांट हुए होते हैं वहाँ से भी ब्लीडिंग होती है। तो उसमें ये होता है कि कुछ ब्लड के स्पॉट्स बन जाते हैं डिफरेंट जगहों पे, और वहाँ पे फिर एडिशंस हो जाते हैं, यानी कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। और इसी तरह से अगर ओवरी में जाके ये ब्लीडिंग होने लगती है तो ब्लीडिंग की वजह से वहाँ पे ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है और एक सिस्ट का फॉर्म बन जाता है। उसको हम कहते हैं चॉकलेट सिस्ट, क्योंकि वो ब्लड की वजह से ब्राउन कलर का होता है और उसकी रिजेम्बलेंस कुछ चॉकलेट जैसी हो रही होती है, तो उसको हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, जो कि ओवरी में बन जाता है। अच्छा। इसके अलावा ब्लड स्पॉट्स बहुत सारी जगहों पे प्रेजेंट हो सकते हैं ड्यू टू द ब्लीडिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग जो हो रही होती है। और इसके अलावा रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन एक चीज़ होती है, यानी कि जैसे पीरियड्स जब स्टार्ट होते हैं तो ब्लड थ्रू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से वजाइना के थ्रू बाहर की तरफ एक्सपेल होता है। और रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन ये होती है कि ब्लड ऊपर की तरफ, यानी कि वॉल के अंदर जा रहा होता है, बच्चेदानी की वॉल के अंदर जा रहा होता है, कि जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट जिसमें होता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, जिसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। तो ये एंडोमेट्रियोसिस जो है ये दिस इज मार्क्ड बाय सिवियर डिस्मेनोरिया, यानी कि बहुत सिवियरली पेनफुल पीरियड्स होते हैं। अच्छा। अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो दे आर वेरी सिवियरली पेनफुल पीरियड्स। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या इसके कोई कॉजेज हैं, कोई रीज़न है? इसका सबसे मेजर कॉज ये होता है कि एक्सपोजर ऑफ एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में। और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें कुछ बच्चियां होती हैं जो बहुत जल्दी प्यूबर्टी जिनकी स्टार्ट हो जाती है 10 इयर्स 11 इयर्स, और फिर बहुत अरसे के बाद, मतलब मीनोपॉज बहुत लेट होता है, 50 प्लस की एज में जाके हो रहा होता है। तो उसमें जो है एस्ट्रोजन का एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा एक्सपोज होती है वो एस्ट्रोजन से, और वही रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ये बहुत ज़्यादा होता है, फ्रॉम 15 to 45 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा पीक पे होती है फीमेल की। और इसमें ये होता है कि, और फिर उन पेशेंट्स में ये उन खवातीन में ज़्यादा होता है जो कि प्रेग्नेंट नहीं होती, जिनको हम नली पैरा कहते हैं, जिनमें प्रेगनेंसी नहीं होती। जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो क्या होता है कि अनइंटरप्टेड एस्ट्रोजन होता है, इंटरप्शंस नहीं आती, उसको ब्रेक्स नहीं आते एस्ट्रोजन में, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है एक औरत का जब एस्ट्रोजन से, तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, जो कि अब बहुत कॉमन होता जा रहा है। इसका इंसिडेंस अब 10% हो गया है। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर हिना कि जिस तरह से हम कहते हैं कॉजेज होते हैं, अब सिम्टम्स कुछ ना कुछ तो होंगे, खातून को कैसे पता चलेगा? सबसे मेजर सिम्टम्स का यही होता है कि बहुत ज़्यादा सिवियरली पेनफुल पीरियड्स होते हैं, जो कि नॉर्मली प्लेन पेन किलर से कंट्रोल नहीं हो रहे होते। अच्छा। बहुत ज़्यादा, कभी कभार हैवी मेंस्ट्रुएशन भी होती है, और कभी कभार बहुत सिवियर एंडोमेट्रियोसिस जिन लोगों को होता है उनको बाउल सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि
उनके यूजुअली उनको डायरिया भी हो सकता है प्री मेंस्ट्रुएशन, और उनको क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, और इनके स्पेशली एंडोमेट्रियोसिस का जो पेन होता है वो पीरियड से तकरीबन 1 हफ्ता पहले स्टार्ट हो जाता है, और पीरियड्स स्टार्ट होने के बाद कुछ कम होता है, और कुछ लोगों को कंटिन्यूसली रहता है थ्रू आउट पीरियड्स, और पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी ये कुछ दिन तक कंटिन्यूसली होता रहता है। तो इसमें दिस इज़ टिपिकल ऑफ एंडोमेट्रियोसिस का पेन, और समटाइम्स इसमें ये होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स भी पेनफुल हो सकता है इन केस ऑफ पेशेंट पेरीमेनोपॉजल एज में जाती है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं फीमेल बॉडी में, और 50+ के बाद जाके यूजुअली ये ख़त्म भी हो जाता है। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अगर इसको ट्रीट कोई नहीं कर रहा तो कोई क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसकी सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन तो यही है कि जो जैसे एडिशंस हो जाते हैं, यानी कि टिश्यूज़ आपस में चिपक जाते हैं और ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं और इमोबाइल हो जाता है बच्चेदानी, उसकी मोबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ट्यूब्स की मोबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम होती है, यानी कंसेप्शन इज़ नॉट ईजी, इनफर्टिलिटी हो सकती है। सही। तो इसका कोई ट्रीटमेंट है कि अगर ट्रीट कराएं तो ठीक हो जाए? येस, ऑफ कोर्स इसका ट्रीटमेंट है, बिल्कुल ट्रीटमेंट इसका प्रेजेंट है, और इसका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी बेसिक पेन किलर्स लाइक पैरासीटामोल, और यूजुअली ये पैरासीटामोल से इसका पेन कंट्रोल नहीं होता है, तो हम इसको पैरासीटामोल के साथ हम एंटी इन्फ्लेमेटरीज ऐड करते हैं, और अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता तो फिर हमारे पास कुछ ओपॉइड एनाल्जेसिक्स होते हैं, यानी कि जिनमें थोड़ा सा जिनको खाने से नींद आती है या थोड़ा सा नशा ड्राउजी हो होता जाता है। ड्राउजी भी होता है, और उसकी एडिक्शन भी होती है, क्योंकि वो ओपॉइड होते हैं तो वो ओपियम के उससे आते हैं प्लांट से, तो उसमें एडिक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो कुछ कंडीशंस में जहाँ पे बिल्कुल पेन आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो वहाँ पे हम वो देते हैं, अदरवाइज हम कोशिश करते हैं कि हम ना यूज़ करें। और इसके अलावा हमारे पास जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो यही हैं कि अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट नहीं है, पेशेंट कंसीव करना चाहती है, इनफर्टिलिटी हुई है या इनफर्टिलिटी नहीं भी है, यंग पेशेंट है, तो फिर उसमें हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, कुछ ऐसे हार्मोनल कॉम्पोजिशंस होती हैं वो देते हैं ताकि कंट्रोल हो सके उससे, और उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो भी जाता है एंडोमेट्रियोसिस, काफ़ी हद तक पेन किलर्स विद हार्मोनल कॉम्पोजिशंस, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है यंग एज में। और ओवेरियन जैसे चॉकलेट सिस्ट वगैरह डेवलप हो गया है ओवरी में, तो फिर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो सर्जरी करवा के, और किसी का कुछ कंडीशन में ओवरेक्टमी यानी कि पूरी ओवरी निकालनी पड़ती है, लेकिन बाकी कंडीशंस में हम ये है कि सिस्ट को रिमूव कर देते हैं, ओवरी को हम कंजर्व कर लेते हैं। और कुछ ऐसी पेशेंट्स होती हैं यानी कि जिनकी एज ज़्यादा होती है और उनका वो फैमिली कंप्लीट हुई होती है, उनको मज़ीद कंसीव होने का नहीं होता इशू, तो फिर उन पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि वो फिर टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी करवा लें, और विद बायलैटरल मतलब कि दोनों साइड की ओवरीज भी साथ में निकलवाएं, यानी कि यूट्रस और ओवरीज सब निकलवा दें, और सर्जरी करके और वो फिर हम निकाल सकते हैं। और कुछ पेशेंट्स में जहाँ पे हमें ये ब्लड के स्पॉट्स मिलते हैं, नज़र आते हैं, जो हम लैप्रोस्कोपी करके देखते हैं, अल्ट्रासाउंड पे भी कुछ हद तक डायग्नोस हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ डायग्नोसिस इज लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक भी होती है, थेरेप्यूटिक भी होती है। लैप्रोस्कोपी होता है कि कैमरे के जरिए हम अंदर छोटे से 1 to 2 इंचेस के कट्स डाल के और इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डालते हैं, कैमरा डालते हैं, लाइट डालते हैं, और फिर हम मॉनिटर के ऊपर देख लेते हैं। हमें अगर वहाँ पे ब्लड के स्पॉट्स, जैसे मैंने कहा था कि डिफरेंट जगह पे ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड के स्पॉट्स होते हैं, अगर हमें ब्लड के स्पॉट्स नज़र आते हैं तो हम फिर उसकी लेज़र एब्लेशन कर देते हैं, और ताकि वो वहाँ से जितना भी टिश्यू एडिशंस वगैरह, एडिशंस मीन्स कि टिश्यूज़ चिपक जाते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही होती है, तो वो हम एडिशोलाइसिस करते हैं, यानी कि उन एडिशंस को काट देते हैं ताकि बच्चेदानी और उसके साथ के जो ऑर्गन्स हैं वो दोबारा से मोबाइल हो सके। अब जिस तरह से डॉक्टर हिना ने आपको बताया कि जी फ़ौरन इसका ट्रीटमेंट जो है वो करवाना चाहिए, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अक्सर यंग गर्ल्स को मैं ये बोलते देखती हूँ कि जी मुझे बहुत पेन हो रहा है, और उनकी मदर्स ये कहती हैं पेन को बर्दाश्त करो, कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद होगा, इट्स नेचुरल। अब मुझे समझ बात ये नहीं आ रही इस बात के बाद कि अगर बर्दाश्त करे तो कितना बर्दाश्त करें, क्यों बर्दाश्त करें, दवाएँ तो बनी है ना। डॉक्टर हिना क्या कहेंगे इस बारे में?
बिल्कुल बर्दाश्त अगर हो रहा है, बर्दाश्त माइल्ड पेन है तो वो तो हर कोई बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन अगर पेन ज़्यादा हो रहा है तो आप बेसिक पेन किलर्स तो यूज़ कर सकते हैं घर में। पैरासिटामॉल ले सकते हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, सबके घरों में होती हैं मेडिसिन, वो यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा और आपको लग रहा है कि ये कुछ एबनॉर्मल किस्म का पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है, यूजुअली ऐसा पेन नहीं होता, तो आई थिंक अगर अनमैरिड लड़की भी है तो आपको फ़ौरन गायनेकोलॉजिस्ट की हेल्प सीख करनी चाहिए। क्योंकि अगर टाइमली ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योंकि ये इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और 100% रिवर्सिबल है और ट्रीटमेंट हो सकता है, तो अगर टाइमली ट्रीटमेंट हो सकता है तो आगे जाके शादी के बाद इनफर्टिलिटी जैसी कॉम्प्लिकेशन से बच सकती है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें हमने बात की एंड आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आया होगा कि ये जो पेन होता है, जो नॉर्मल पेन होना शुरू हो जाता है, वो कितना आगे चल के एक लड़की के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। फ़ौरन हेल्प लें किसी भी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से और उसके बाद अपना ट्रीटमेंट करवाएं ताकि आगे की ज़िंदगी आपकी अच्छी भी हो, हेल्दी भी हो और हैप्पी भी हो। चलिए, इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। खुदा हाफ़िज़।